Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of February 2024. 7 फरवरी 2024 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक है फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी 2024 के लिए पूरा करंट अफेयर्स उसमें कराया जाएगा। लेट मी शो यू वंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको आपका नाम दिखने लगेगा, है ना, जब आप प्लान ले लेंगे तो। और यहाँ से आप पेड कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप कंटेंट देखने जाएंगे वहाँ पे, तो करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में क्लिक करने के बाद वो कंटेंट खुल जाएगा। तो जैसे अभी आपको जो जो लेक्चर्स डल चुके हैं वो दिख रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों डल चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में लेक्चर 1 डल चुका है। आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर 1 डल चुका है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का लेक्चर 1 डल चुका है। पॉलिटी का लेक्चर 1 डल चुका है। साइंस एंड टेक का भी लेक्चर 1 डल चुका है। तो काफ़ी लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें और कवर करनी है। ये सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे एंड आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन करने में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। सबसे पहले फ्रंट पेज की बड़ी खबर थी हिंदू की आज की। उत्तराखंड ने टेबल किया है यूसीसी बिल, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको अप्लाई करने के लिए बिल जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। अगर बिल पास हो जाता है देन उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इनैक्ट ए यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द कम्युनिटीज़। सारी कम्युनिटीज़ के लिए एक यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ बनाने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ बनाने वाला पहला स्टेट बन जाएगा उत्तराखंड। एंड जो सिविल कोड, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कौन कौन से मैटर्स को देखता है। ये लिखे हैं मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप्स को, ठीक है ना। इसके अलावा एक और याद रखिएगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड में 2.9% जो स्टेट पॉपुलेशन है उसको इस एम्बिट से बाहर रखा गया, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो आर्टिकल 44 जो है वो कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीज़न। ये आप याद रख सकते हैं। एंड ये याद रखेगा कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं, ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में रहता है कि वो करना चाहें तो करें। अभी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके अलग अलग लॉ हैं, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हो गया, इनके द्वारा ड्राइव किया जाता है। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 फॉलो किया जाता है शरिया प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। एंड अदर कम्युनिटीज़ जैसे क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज जो हो गए उनके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे मूव करते हैं दूसरी न्यूज़ आइटम में। आज मेकेदातु प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में था। मेकेदातु प्रोजेक्ट क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने कहा है कि भाई CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसके पास पहले जाएँ, उनका परमिशन लें, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मेकेदातु प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक बैलेंसिंग रिजर्वायर का नियर द कनकपुरा इन रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट। ये भी याद रखेगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट कर तो रही है लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं फेवर में है। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेकेदातु का मतलब होता है गोट्स लीप। याद रखिएगा, मेकेदातु का मतलब कहता है गोट्स लीप। ये इट्स अ डीप गॉर्ज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स कावेरी एंड ट्रिब्यूटरी अर्कावती। याद रखिएगा, ये जो मेकेदातु है इट इज़ बेसिकली अ डीप गॉर्ज विच इज़ सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। कौन सी दो नदियां हैं? कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती, उनके बीच में आता है ये। और अभी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, मेकेदातु प्रोजेक्ट को बनाने का? इसका मेन एम है कि जो बेंगलुरु रीजन है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और अच्छे से प्रोवाइड की जा सकें, है ना। और इसके अलावा जो 400 मेगावाट की पावर प्रोजेक्ट है वो भी डेवलप करना चाहती है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो बोथ आर दीज द रीज़न फॉर दैट, है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। यहाँ कुछ इसके फैक्ट्स लिखे हैं कि मेकेदातु 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कर्नाटका में प्रपोज्ड है। प्रपोज साइट जो है वो कावेरी और अर्कावती के कॉन्फ्लुएंस पे है। एंड इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर बेंगलुरु, और इसके अलावा मैंने आपको नीचे भी लिखा है जनरेट द 400 मेगावाट ऑफ पावर। लेकिन कौन सी स्टेट है जो कि खुश नहीं है? तो तमिलनाडु इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कर्नाटका से वो पानी बह के कहाँ आता है कावेरी का? तमिलनाडु में जाता है। तो तमिलनाडु बोलता है कि भैया हमारे पास कम पानी आएगा, फिर ये सारी चीज़ें होगी। अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि कर्नाटका ने ना तो तमिलनाडु का कंसेंट लिया है जो कि मैंडेटरी है, और ना ही सेंट्रल वाटर कमीशन का कंसेंट है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का, ना ही नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इनमें से किसी का भी परमिशन नहीं है।
इसका एक क्वेश्चन भी है कावेरी के ऊपर, आपको मैं बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन, इनमें से कौन से एरियाज कावेरी बेसिन में आते हैं? फर्स्ट नगरहोल, सेकंड पापीकोंडा, थर्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, फोर्थ है वायनाड। इसका आंसर है सी 134, यानी कि नगरहोल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पापीकोंडा नेशनल पार्क नहीं आता है। अगर आप बता सकते हैं कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कौन से उसमें आता है तो दैट विल बी अ गुड थिंग। कावेरी की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं कावेरी की। कुछ मेन जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं कावेरी की वो हैं अर्कावती, शिमशा, हेमावती, कपिला, हनुहोल, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, लोकपावनी, भवानी, नोयाल एंड तीर्थ, है ना। तो लक्ष्मण तीर्थ अलग अलग है, लक्ष्मण तीर्थ एक साथ मैंने बोल दिया था, और काबिनी, लोकपावनी, भवानी, नोइल और हनुहोल, शिमशा, कपिला, हेमावती, अर्कावती एंड ये सारी याद रखेगा। रिवर कावेरी की बात करें तो ओरिजिन जो है रिवर कावेरी का वो ताल कावेरी में है, जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ताल कावेरी इज इन वेस्टर्न घाट, तो ये भी आप याद रखेगा। अब राज्यसभा ने पास किया, भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा ने पास किया बिल टू ऐड पीवीटीजीज ऑफ उड़ीसा आंध्र प्रदेश इन द एसटी लिस्ट। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एसटी लिस्ट में कुछ नए पीवीटी, जो एसटी लिस्ट है उसमें पीवीटीजीज को ऐड करना है। नए पीवीटीजी नहीं, जो पीवीटीजीज थे वो एसटी लिस्ट में नहीं थे तो उनको ऐड करना है। अब ये उड़ीसा में कौन कौन से पीवीटीजीज हैं जो एसटी में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उसमें आपका पौरी भुयान और पौड़ी भुयान जो भी सिनोनिम्स हैं इस भुयान ट्राइब के वो। देन चुकटिया भुंजिया, ये भी एक ट्राइब है विच इज़ अ सिनोनिम ऑफ भुंजिया ट्राइब। इसके अलावा बोंडो ट्राइब है, बोंडो इट्स अ सब ट्राइब ऑफ बोंडो पोराजा ट्राइब, तो इसको भी ऐड किया जाएगा एसटी में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जिस ट्राइब की हम बात कर रहे हैं वो है आपका बोंडो पोराजा एंड खोंड पोराजा एंड पोरजा ट्राइब के सिनोनिम्स हैं ये, इनको ऐड किया जाएगा। तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। पीवीटीजीज की बात करें तो ये सबसे वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको कहा जाता है पीवीटीजी। धेबार कमीशन जो था उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। एंड 75 पीवीटी, वर्तमान में 75 पीवीटीजीज हैं। 705 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनमें से 75 पीवीटीजीज हैं। एंड 18 स्टेट्स यूटीज़ में ये सेपरेटेड हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। उड़ीसा के पास हाईएस्ट नंबर है, 2.5 लाख से ज़्यादा पीवीटीजीज हैं। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कोई पीवीटीजी है या नहीं, तो उसका पॉपुलेशन स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग होना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी वो प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, लिटरेसी लेवल एक्सट्रीमली लो हो, और इकॉनमी जो है वो सबसिस्टेंस लेवल की हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगला है बिफेल जूनो मिशन। जूनो मिशन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जूनो मिशन एक नासा के द्वारा लॉन्च किया गया स्पेसक्राफ्ट है, 2011 में लॉन्च किया गया था टू स्टडी द गैस जायंट जुपिटर एंड इट्स मून। याद रखिएगा, जुपिटर और उसके मून को स्टडी करने के लिए जूनो मिशन भेजा गया था 2011 में। जूनो जो है वो ऑर्बिट में इंटर किया जुपिटर के 5 जुलाई 2016 को, 2016 में इंटर किया, लेकिन एंटर करते ही इसके ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उन्होंने जो कि कवर कर लिया जूनो स्पेसक्राफ्ट को, डस्ट पार्टिकल। इस कारण से इसका जो सोलर पैनल्स है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। हालांकि फॉर्चुनेटली स्पेसक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, इसलिए अभी भी काम कर रहा है, बट सोलर पैनल्स इसके काफ़ी डैमेज्ड हैं। एक टर्म था इसी आर्टिकल में एयू यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, तो आपको बता दूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इट स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब मार्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 1.52 AU, एंड जुपिटर जो है वो 5.2 AU है डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन। सन से 1.52 AU के डिस्टेंस पे है मार्स और 5.2 AU के डिस्टेंस पे है सन, याद रखिएगा। अब एक टर्म है जोडिएकल लाइट। जोडिएकल लाइट क्या है? जोडिएकल लाइट एक जब सनलाइट स्कैटर होती है बाय द इंटरप्लेनेटरी डस्ट, जब इंटरप्लेनेटरी यानी प्लैनेट्स के बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ना, उनसे जो स्कैटर होती है सनलाइट, उसको जोडिएकल लाइट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये भैया जोडिएकल लाइट हमको क्या अर्थ से दिखती है, तो यस इट इज़ विजिबल एज अ फेंट डिफ्यूज ग्लो, है ना। कंप्लीटली डार्क स्काई में जो आपको ग्लो दिखता है ना थोड़ा सा, वो जोडिएकल लाइट ही होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि डस्ट आती कहाँ से है, तो यहाँ पर डस्ट का रीजन भी लिखा हुआ है। मार्स के 2 मून है, एक है फोबोस और दूसरा है डाइमोस। याद रखेगा, मार्स के 2 चांद हैं, एक है फोबोस और दूसरे को डीमोस बोलते हैं। और ये जो फोबोस और डीमोस है, इनसे बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है क्योंकि इनका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी बहुत कम है, तो ये होल्ड करके नहीं रख पाते, और जो भी पार्टिकल से टकराता है तो डस्ट के रूप में जो निकलता है, दैट इज दे आर द मेन सोर्स। तो कंबाइंड ये बहुत बड़े सोर्स हैं जोडिएकल डस्ट के, और जोडिएकल डस्ट के सोर्स है, इसका मतलब जोडिएकल लाइट के सोर्स हैं।
याद रखेगा इनको, इन जो मून्स हैं इनको असैफ हॉल नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, असैफ हॉल, उन्होंने 1877 में डिस्कवर किया था। एंड फोबोस जो है वो बिगर है, ज़्यादा बड़ा है, डेइमोस से बड़ा है फोबोस, ठीक है ना, नाम से ही ना, फोबोया, फोविया, एंड याद रखेगा। और इसके अलावा फोबोस में एक 10 किलोमीटर क्रेटर है जिसका नाम है स्टिकनी क्रेटर, स्टिकनी क्रेटर बोलते हैं। और स्टिकनी कौन थी? ये वाइफ थी हॉल की, याद रखेगा। अमेरिकन असैफ हॉल जो थे जिन्होंने फोबोस डीमोस खोजा था, उनकी वाइफ थी एंजेलिना स्टिकनी। तो एंजेलिन स्टिकनी के नाम पे ये स्टिकनी क्रेटर है जो कि फोबोस पे लोकेटेड है, ये भी याद रखेगा। आधा तो फोबोस का, आधा ये स्टिकनी क्रेटर ही है। अगला टॉपिक है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ बात चल रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। रशिया ने कंट्रोल गेन कर लिया था जब वॉर चल रहा था रशिया यूक्रेन का। ज़ैपोरिज़िया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ज़ैपोरिज़िया जो है टेम्परेली शट डाउन है अभी। चरनोबिल एक तरीके से डीकमीशन कर दिया गया है। एक रिवने है, ऑपरेटिंग है न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो चल रहा है। ज़ैपोरिज़िया की एक यूनिट चल रही है, एक यूनिट नहीं चल रही है, टेम्परेरी बंद है ना। एंड एक है खमेलिंस्की, एक ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि जिसकी 2 यूनिट्स ऑपरेबल हैं एंड 2 यूनिट जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और एक टर्म था इकोनॉमी का जो न्यूज़ में था आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। तो सेंट्रल बैंक जो है वो अलग अलग तरीक़ों से, आपको पता है कि लिक्विडिटी को सिस्टम में बढ़ाता या घटाता रहता है। अगर लिक्विडिटी घटानी होती है तो एक आपने नाम सुना होगा कि लिक्विडिटी घटाने के लिए वो कोई चीज़ बेच देता है। ओएमओ जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दिया, भाई बैंकों से पैसा ले लिया और उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी थमा दी तो लिक्विडिटी घट गई। और अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी और पैसा मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली उनसे तो पैसा देना पड़ा तो लिक्विडिटी बढ़ गई। 2 रेट होते हैं, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो रेपो रेट का काम कैसे क्या हुआ? लिक्विडिटी बढ़ाने का काम हुआ। रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई पे करता है बैंक्स को फॉर द फंड्स। रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ? ये हो गया आपका रिवर्स रेपो, आपका क्या हो गया? लिक्विडिटी घटाने का काम करने का, कि आरबीआई बैंकों से फंड ले रहा है ना। अब VRRR क्या है? ये एक रिवर्स रेपो रेट का सब टाइप है, VRRR है ना, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ये एक VRRR सब टाइप है रिवर्स रेपो का। और आरबीआई जो है इसका यूज़ करके, ऑब्वियस बात है, मैंने रिवर्स रेपो में क्या बताया, रिवर्स रेपो से लिक्विडिटी घटती है क्योंकि बैंकों से पैसा आरबीआई के पास आता है तो ये एब्जॉर्व करता है बैंकिंग सिस्टम से मनी को। तो VRRR एक वो रेट होता है एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स। बस अंतर ये होता है मैकेनिज्म का कि इसमें बैंक्स कैन बिड फॉर द अमाउंट एंड द रेट एट विच दे आर विलिंग टू लेंड मनी। इसमें बैंक्स जो होता है ना वो एक ऑक्शनिंग करते हैं, एक तरीके से बिडिंग करते हैं। एक कोई बोला 10%, एक कोई बोला 11%, एक कोई बोला 12% में देंगे, तो थोड़ा बढ़े हुए रेट पे भी बिडिंग की जा सकती है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ देयर। और इसी कारण से इसको वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हॉट मनी। अब पहले न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो JP मॉर्गन है, JP मॉर्गन ने अनाउंस किया है कि इंडिया का जो इंक्लूजन है वो किया जाएगा वहाँ के इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में। इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स मतलब कि ये इसमें लिखा है GBIEM, ये शब्द लिख लो अपने में, GBIEM। तो JP मॉर्गन ने कहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इंडिया का इंक्लूजन किस में हो रहा है? GBIEM में। GBIEM क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इस कारण से होगा क्या? गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि इस कारण से होगा ये कि अचानक से बहुत सारा फाइनेंशियल पैसा इंडिया में आएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मनी रहती है। तो ये इसी शॉर्ट टर्म मनी को हॉट मनी कहा जाता है, जो मतलब इंटरेस्ट के कारण या अचानक से किसी न्यूज़ के कारण जो पैसा आता है ना आपकी कंट्री में, वो एक वोलेटाइल पैसा होता है, मतलब वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। तो इसलिए उसको हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी एक्चुअली वो मनी होती है जो मतलब कहीं और अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा होगा तो पैसा वहाँ खींच देंगे, कहीं और अच्छा मिल रहा होगा तो वहाँ लेके चले जाएंगे। तो इस कारण से उसको हॉट मनी कहा जाता है। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। जो लास्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह यूनियन गवर्नमेंट रीन्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स। इसमें सिंपल सी जो पॉइंट उठाया गया है वो ऑथर ने उठाया कि भैया अगर आप 2000 मतलब जो 14th फाइनेंस कमीशन, अगर आप उसको देखो, 14वीं जो फाइनेंस कमीशन थी, फाइनेंस कमीशन आपको पता होगा कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो इनका कहना है कि जो 14th फिनेंस कमीशन थी उसने 42% टैक्स डिवोल्यूशन की बात की थी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना इकट्ठा होता है उसका 42% स्टेट्स को जाना चाहिए। जो 15th फिनेंस कमीशन थी यानी कि 15वीं जो फिनेंस कमीशन थी उसने कहा था कि 41% जाना चाहिए, बट 41% में जम्मू कश्मीर का उन्होंने अलग कर दिया था क्योंकि यूटी बन चुका था तब तक, इस कारण से वो भी 42% के आसपास ही पड़ता अगर उसको इंक्लूडेड कर ले तो फिनेंस कमीशन चाहे 14th हो चाहे 15 दोनों ने 42% बोला है, लेकिन ऑथर का कहना है कि 42% पैसा जा नहीं रहा है। अगर स्टेट्स के पास देखें तो जो पैसा जा रहा है वो 30 से 34% के आसपास जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक तो जो बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है, और दूसरा जो है कि जो सेस एंड सरचार्ज के रूप में पैसा इकट्ठा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो बिल्कुल उनके साथ शेयर नहीं किया जाता, ठीक है ना। देन ग्रांटिंग एड्स जो है वो भी, इसका भी अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है स्टेट्स के लिए। तो ऑथर का ये कहना है कि जो फिनेंशियल ऑटोनॉमी है, आपने जीएसटी ला दिया, जीएसटी ला करके भी आपने स्टेट्स का फाइनेंस अपने हाथ में ले लिया, तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है, और जो पैसा अमाउंट उनको देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस देयर, वो उनको नहीं प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। एंड ऑथर का ये भी कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो ट्रांसफ़र कर रही है पैसा वो इक्विटी के प्रिंसिपल से नहीं कर रही है, मतलब कि दे आर फेवरिंग देयर, जो अगर उनकी रूल्ड गवर्नमेंट है तो उसको फेवर ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो उनका डिस्क्रिशनरी फंड है भाई। अगर उनके पास डिस्क्रिशनरी फंड बचेगा तो वो तो उन्हीं को पैसा देंगे जो उनके ज़्यादा फेवर में है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैज़ बिन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा कि इशू क्या है। दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।